Hello everyone, welcome back to another video and this video will be on India-Russia relations. ये बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है बिकॉज एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा इसमें हमें बात करनी है अबाउट a lot of things, a lot of research has gone into this video. So if needed मैं इसे 2 पार्ट्स में पब्लिश करूँगी बट आई विल ट्राई टू मेक इट कि एक ही पार्ट में ख़त्म हो जाए, बट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आना चाहिए, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं, ओके? सबसे पहले तो जब हम इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में बात करते हैं तो हमें करंट से स्टार्ट करना होगा, राइट? जब तक यू विल नॉट गेट टू नो अबाउट द करंट सिचुएशंस, यू विल नॉट हैव एन आइडिया अबाउट द पास्ट और द फ्यूचर. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन द करंट सिनेरियो. सो these current affairs एक्चुअली आपके इंट्रोडक्शन, आपके कंक्लूजन, एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन सबका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट बनेंगे, राइट? सो हमने अभी देखा ऑपरेशन सिंदूर, आप सबको पता होगा. तो एक्चुअली इन दिस ऑपरेशन S-400 जो हमने रशिया से प्रोक्योर किया था, एक बहुत ही एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है. तो इसे हमने प्रोक्योर किया था एंड इट एक्चुअली हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ टारगेटिंग थ्रेट्स अप टू 400 किलोमीटर, राइट? तो बिकॉज ये अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी चर्चा में है तो इस वजह से मैंने ये लिखा, बिकॉज इफ़ इट इज़ आस्क्ड कि S-400 किस उसमें यूज़ हुआ था, किस ऑपरेशन में यूज़ हुआ था, कहाँ से प्रोक्योर होता है, आप लिख पाओगे, ओके? सो इंडिया बिकेम एक्चुअली द मेन डेस्टिनेशन फॉर डिस्काउंटेड यूरस क्रूड ऑयल. ये बेसिकली एक ऑयल है रशिया से. 2025 में इंडिया रशिया का फर्स्ट प्राइमरी डेस्टिनेशन बना इस यूरस क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट के लिए. तो बेसिकली इसका मतलब है कि इंडिया ने 80% शिपमेंट्स रशियन ऑयल की इंडिया में आई हैं, इम्पोर्ट हुई हैं. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो स्क्रीन पे. इंडियाज़ रिलायंस ऑन रशियन एनर्जी इम्पोर्ट्स एज वेल एज स्ट्रॉन्गर इंडियो रशियन टाइज. मतलब कि इंडिया और रशिया का ऑयल इम्पोर्ट और ऑयल एक्सचेंज बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है. आपको पता होगा कि इंडिया रशिया पे ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है. तो ये दिखाता है कि कैसे अभी भी वो दैट ऑयल बेस्ड रिलेशनशिप इज़ दैट एनर्जी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बेस्ड रिलेशनशिप इज स्टिल एक्टिव एंड इट इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू stronger India and Russia ties, okay? And it actually helps in India's contribution towards global energy price stability. कैसे होगा? मतलब ग्लोबल लेवल पे जो ऑयल के प्राइसेस हैं, जो एनर्जी के प्राइस हैं, वो बहुत स्टेबल हो जाएंगे. क्यों होगा? अब आपको पता है कि मिडल ईस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है, ठीक है, ऑयल के लिए. तो अगर रशिया से इंडिया ले रहा है डिस्काउंटेड लेवल पे ऑयल और वो ग्लोबल एक्सटर्नल सिचुएशन को नहीं इम्पैक्ट करने दे रहा है, अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी को, ये इम्पैक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर रशिया से ऑयल नहीं लेता इंडिया तो उसे मिडिल ईस्ट जाना पड़ता और तुरंत ऑयल के प्राइसेस राइज हो जाते. तो इंडिया इज़ एक्चुअली बीइंग क्रिटिसाइज्ड ऑल्सो फॉर दिस वेरी फैक्ट कि वाई इज़ इंडिया बाइंग एंड परचेजिंग सो मच ऑयल फ्रॉम रशिया इवन व्हेन रशिया इज़ एक्चुअली अटैकिंग यूक्रेन एंड एवरीथिंग. बट इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो यही कहती है, एंड एक्चुअली किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी यही कहती है, इंडिया में स्पेसिफिकली, कि आपको पहले यू हैव टू सिक्योर योर ओन नेशन. तो इंडिया का ये कंट्रीब्यूशन खुद के लिए भी है एंड ग्लोबल एनर्जी प्राइस स्टेबिलिटी के लिए भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? नाउ रिलायंस एंड नायरा आर टू प्राइवेट रिफाइनर्स हु हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देयर परचेजेस. तो ये बेसिकली इंडिया के वो रिफाइनर्स हैं जिन्होंने ये क्रूड ऑयल की परचेज़ को इंक्रीज़ कर दिया है. नायरा अभी हम देखेंगे आगे न्यूज़ में भी आएगा बिकॉज इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है. ये एक्चुअली एक रशिया का पार्टली ओन्ड रिफाइनर है इंडिया का, ठीक है, ये रशिया से पार्टली ओन करता है. तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन है? ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन एक्चुअली मेंशन दिस इन योर आंसर कि ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में बताया है कि इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है रशिया के रेवेन्यू में. तो वन मोर थिंग विच आई मैंशनड दिस इन माई प्रीवियस वीडियो एज वेल दैट मैं हिंदी में बोलूँगी सॉरी हिंदी में बोलूँगी बिकॉज बहुत सारे लोग होंगे जिनको उतना लाइक प्रॉपरली नहीं समझ में आएगा इंग्लिश अगर मैं बोलती ना हूँ. तो उनके कंफर्ट के लिए मैं हिंदी में थोड़ा बोलूँगी बिकॉज आपके स्क्रीन पे यू हैव इट ऑलरेडी इन इंग्लिश. सो फॉर दैट पर्पज़ आई विल स्पीक अ लिटिल मोर इन हिंदी, राइट? तो अब ये सब हमने देख लिया कि व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स, इंडिया का एनर्जी जो इम्पोर्ट होता है रशिया से. देन वी विल कम टू दिस. Also significant in the light that various independent Chinese refineries have lessened the purchase of Russian oil. तो ये जो इंडिया और
रशिया का ऑयल एक्सचेंज है ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट है बिकॉज चाइनीज़ में बहुत सारे चाइना के रिफाइनरीज हैं जिन्होंने रशियन ऑयल का परचेस कम कर दिया है। इससे क्या होगा, इंडिया और रशिया का बीच में डिस्टेंस और कम होगी, बेसिकली दोनों और पास आएंगे। एंड ड्यू टू टैक्सेशन इश्यूज़ और डोमेस्टिक डिमांड के कुछ इश्यूज़ की वजह से चाइना में ये डिमांड जो है रशियन ऑयल की कम हो गई है। इसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट हम देखेंगे अच्छी रिलेशनशिप का इंडिया और रशिया के बीच में। बट द इशू इज़ लेस क्रूड अवेलेबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट ओन रिफाइनर्स इन इंडिया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये सब प्राइवेट रिफाइनर्स हैं, ठीक है, प्राइवेट। अब यहीं पे ध्यान रखना कि ये प्राइवेट रिफाइनर्स हैं। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल ले लेंगे तो जो गवर्नमेंट वाले रिफाइनर्स हैं इंडिया में उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत हो जाएगी कि वो कहाँ से ऑयल लेंगे। तो अब ये लोग मिडल ईस्ट और अफ्रीका जाएंगे। यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है टाइम्स ऑफ इंडिया वाले आर्टिकल में, ठीक है। ये लोग मिडल ईस्ट और अफ्रीका एक्चुअली जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया वगैरह से ऑयल प्रोक्योर करने का अभी ट्राई होगा, राइट। तो ये मिडल ईस्ट वाले रिलेशन में तो ये मिडल ईस्ट वाले रिलेशन में हम आगे देखेंगे भी, ओके। सो NATO Secretary General Mark Rutte remarked that India could face severe secondary sanctions for buying Russian oil. तो NATO के जो सेक्रेटरी जनरल हैं इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है इंडिया को कि amidst these situations that are developing in the external world, why are you still buying oil from Russia? तो इंडिया ने एक्चुअली क्रिटिसाइज़ किया है एंड रिवर्ट बैक किया है सेइंग दैट NATO का ये डबल स्टैंडर्ड है। क्यों है? बिकॉज देखिए अब NATO के मेंबर्स में USA आता है एंड USA खुद ही बहुत ही डबल स्टैंडर्ड्स वाली कंट्री है, राइट। वो पीस की बात करता है बट इट इज़ एक्चुअली द वन ऑफ द मेन कंट्रीज, एक्चुअली आई थिंक द मेन कंट्री और इफ़ नॉट द मेन बट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री ऑन द ग्लोबल लेवल जो इसराइल को आर्म्स सप्लाई कर रहा है इतने टाइम से, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारे रीजंस हैं कि इंडिया ने क्लैप बैक किया है कि ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ओके। यू कैन सी अपॉन दिस अ लिटिल मोर कि ऐसा इंडिया ने क्यों कहा, बट हाँ दिस इज़ द रिप्लाई दैट इंडिया हैज़ गिवन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो टॉक्स आर ऑल्सो ऑन गोइंग अबाउट न्यू सैंक्शंस बिल इन द US सेनेट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक नए सैंक्शंस बिल की बात हो रही है US सेनेट में। इन लोगों का कहना है कि हम 500% टैरिफ लगाएंगे इंडिया, चाइना और ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ पे जो रशियन ऑयल को ख़रीदती हैं, नेचुरल गैस वगैरह इन सब चीज़ों को ख़रीदती हैं रशिया से, ठीक है। तो ये 500, तो इनका बेसिकली ये अपना एंगर दिखा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट एक्चुअली अभी 100% सॉर्ट ऑफ टैरिफ की बात चल रही है वहाँ पे, ठीक है। लिंडसे ग्राहम एक बहुत बड़े ट्रम्प एड हैं एंड इन्होंने कहा है कि वी विल क्रश योर इकोनॉमी, ओके। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो कि क्या वर्ल्ड लेवल पे रिफ्लेक्शन है इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप का, ठीक है। तो इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप इसलिए भी USA के लिए घातक है बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है एंड इंडिया और USA और USSR के बीच में, इंडिया USA और रशिया के बीच में हमेशा से बहुत बड़ी राइवलरी चलती आ रही है, ओके। तो प्रीवियसली वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो हैड इशूड वेल्ड थ्रेट्स व्हेन इंडिया अनाउंस्ड इट्स परचेस ऑफ द S-400 मिसाइल। तो बेसिकली जब S-400 भी इंडिया खरीदने वाली थी रशिया से, तब भी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा बोलबाला किया था कि क्यों ऐसा कर रहे हो, ओके। अब EU रिसेंटली, EU इज़ द यूरोपियन यूनियन, इट रिसेंटली प्लेस्ड रशियन ऑयल सैंक्शंस। ये 18th पैकेज था इनका सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया, ठीक है। एंड इट एक्चुअली प्लेस्ड रशियन ऑयल सैंक्शंस एंड हाइटेंड द मेजर्स अगेंस्ट रशिया रिगार्डिंग द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो EU ने भी रशियन ऑयल सैंक्शंस प्लेस कर दिए। अब यहाँ पे वही बात आती है जो नायरा एनर्जी की हम बात कर रहे थे, पार्टली ओन्ड बाय रशियन ऑयल मेजर एनर्जी प्रोड्यूसर रोजनेफ्ट। इंडियन ऑयल रिफाइनर नायरा एनर्जी कंडेम द एक्शंस। अब ये जो बेसिकली यहाँ पे सैंक्शंस प्लेस हो रहे हैं, नायरा एनर्जी ने इन्हें इन सैंक्शंस को कंडेम किया है और बोला है कि दिस इज़ नॉट डन, ओके, दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो इम्पैक्ट अब क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखो कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है इन सब चीज़ों का, इन सैंक्शंस का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ऑयल कंपनीज एंड वेसल ऑपरेटर्स एक्चुअली हैव एस्ट्रेंज्ड देमसेल्व्स फ्रॉम नायरा एनर्जी। तो जो ये सैंक्शंस पड़े हैं इनकी वजह से जो ऑयल कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जो वेसल ऑपरेट करते हैं इधर उधर ले जाना ऑयल का, वो नायर एनर्जी जो हमारी रिफाइनर है इंडियन ऑयल रिफाइनर, उससे थोड़ा सा अलग हो रहे हैं, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस वजह से नायरा टाइटन्ड कंडीशंस फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स आफ्टर द सैंक्शंस, सीकिंग एडवांस पेमेंट और अ डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। तो थोड़ा सा इस पर ट्रेड पे, उस पर एनर्जी, उस पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इंडिया की जो एनर्जी सप्लाई है उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।
अब चाइना रिसेंटली एक्सप्रेस्ड ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स रशियाज प्रपोजल टू रीस्टार्ट द रशिया इंडिया चाइना एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये RIC फॉर्मेट है जो बेसिकली तुम्हारा 2020 के पहले थोड़ा एक्टिव था, बट व्हाट हैपेंड कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो गलवान वैली का क्लैश हुआ और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो इश्यूज़ हो रहे थे कोविड पैंडमिक की वजह से, ये जो रशिया इंडिया चाइना एक्सिस है वो थोड़ा सा बंद हो गया था, इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया था, इसलिए ये अब बहुत ही टॉर्मेंट स्टेज में है। ठीक है, तो ये बेसिकली रशिया का प्रपोजल है कि वी शुड स्टार्ट दिस एक्सेस, बट अभी इस पर कोई ऐसा सच एक्टिविटी हुई नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज सेड कि जॉइंट लेवल पे ही जब बातचीत होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे, तो ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं हुआ है अभी, राइट। देयर हैज़ नॉट बीन एनी सच वेरी क्लियर प्रॉमिस कि ऐसा होगा। विल इंडिया रिस्क इंडो US रिलेशंस? अब देखो क्यों नहीं होगा, इंडिया इंडो US रिलेशंस को क्या रिस्क करेगा, बिकॉज USA और चाइना की राइवलरी चलती रहती है। इंडिया इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ क्वाड हुज सेंट्रल आइडिया इज टू कंटेन चाइनाज इन्फ्लुएंस इन IOR। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA एंड जापान आ जाते हैं। ठीक है, तो RIC विल स्टार्ट एन एक्यूट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन टुडेज जियो पॉलिटिक्स। अब देखो, अगर रशिया इंडिया चाइना का एक्सेस अगर बनता है तो रशिया और इंडिया तो चलो ठीक है, बट चाइना और इंडिया का कोई भी तालमेल अभी नहीं बैठ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू हो सकता है जियो पॉलिटिक्स में, क्योंकि USA स्ट्रेंज हो जाएगा। USA अभी इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, बायलैटरल ट्रेड इसका गया है 131 बिलियन 2024 से 25 में, और इंडिया की जो आइडियल्स हैं बेसिकली डेमोक्रेसी और लिबर्टी एंड एवरीथिंग, ये सब अलाइन करते हैं US से, चाइना से उतना नहीं अलाइन करते हैं। ओके तो इस वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ सकता है। Indian agencies also believe that Chinese money is widely used in manufacturing so-called licensed and internal security challenges for India। ठीक, ये तो हमें पता है, ये आए दिन न्यूज़ पे आता रहता है। ओके, तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे हिस्टोरिकल फाउंडेशंस के बारे में। हिस्टोरिकल फाउंडेशंस में आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनका 16 डे सोवियत ट्रिप हुआ था 1955 में। ठीक है, एंड इंडिया के जो 5 ईयर प्लान्स थे जो स्टार्ट हुए थे 1951 से, उनकी जो बेस थी उसमें सोशलिज्म का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। ठीक है, तो पहले 1991 तक हमारे जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं, हमारी जितनी भी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो रही थी, हमारे इंडिया को कैसे उभार के एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया गया था, उसमें सोशलिज्म का बहुत हाथ था। और ये सोशलिज्म कहाँ से आया था? रशिया से आया था। ठीक है, रशिया से इंस्पायर्ड होके आया था। तो इस वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो फाउंडेशन है वो सोशलिज्म पे बेस्ड है। सोशलिज्म पे कैसे बेस्ड है? वेलफेयर पे बेस्ड है। ठीक, ओके, स्टेट ओनरशिप पे बेस्ड है। ठीक, बेनिफिट टू ऑल पे बेस्ड है। ठीक, 1991 के बाद थोड़ा सा बेसिकली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाले रिफॉर्म्स आएंगे, LPG रिफॉर्म्स जिन्हें कहते हैं। ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा देगा, क्योंकि हमें अपनी GDP को बढ़ाना था। हमें BOP क्राइसिस हुआ था, हमने पहले वाली वीडियो में देखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो उसको हटाने के लिए बेसिकली थोड़ा सा रिफॉर्म्स आए थे। बट इंडिया का और रशिया का रिलेशनशिप बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोल्ड वॉर आ जाता है 1945 से 1991। इन्हीं सब दौर में इंडिया का नॉन अलाइंड आउटलुक था, हमें ये पता है, हमने पहली वीडियो में देखा था। USSR का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, 1989 में हो गया था। ठीक, 1989 इससे बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ फॉर्म हो गई थी, रशिया, यूक्रेन एंड द बाल्टिक स्टेट्स। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा एक हिस्टोरिकल फाउंडेशन मैं यहाँ पे दे रही हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कि लाइक क्या बेसिकली हिस्ट्री में है। तो 1971 यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट होती है। ओके, 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन हुई थी। अ वाटरशेड मोमेंट मतलब जो एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट यहाँ पे साइन हुआ था। ठीक, ये फर्स्ट ऐसी ट्रीटी थी जिसे हम कह सकते हैं कि एक्चुअली एक रिलेशनशिप बहुत अच्छे से फॉर्म हो गई थी। ओके, अब अक्टूबर 2000 में इंडिया रशिया एनुअल समिट हुई थी। ये पहली समिट थी इंडिया और रशिया के बीच में। साइनिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑन द इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अब अगर पूछेगा कि अब तुम अगर अपने आंसर में लिखोगे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, मेंशन कर दो 2000 में हुआ था। समिट्स हेल्ड रेगुलरली सिंस देन। अभी लेटेस्ट वन तुम्हारी 22nd समिट थी जो मॉस्को में 2024 में हुई थी, अभी रिसेंट की बात है। ठीक, इसमें रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल वाज बिस्टोर्ड अपॉन PM नरेंद्र मोदी।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक अब इसी ये तुम्हारी समिट की हमने बात कर ली, रिसेंट समिट की बात कर ली, हिस्ट्री की बात कर ली। अब देखो, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द रशियन प्रेसिडेंट टू इंडिया इन दिसंबर 2010 द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जिसकी अभी हमने बात की थी, है ना, यहाँ पे जो बात की थी, वॉज एलिवेटेड टू द लेवल ऑफ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब हुआ? 2010 में हुआ। ठीक, तो अब ये और एनहांस्ड हो गया इंडिया रशिया का रिलेशनशिप। सेवरल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डायलॉग मैकेनिज्म्स ऑपरेट एट बोथ पॉलिटिकल एंड ऑफिशियल लेवल्स। ठीक है, अब जैसे कि इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन, IRIGC जिसे कहते हैं, जो 2 डिविजन्स में काम करता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा देख सकते हो कि एक तो तुम्हारा काम करता है ट्रेड, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कोऑपरेशन के बीच में, कल्चरल कोऑपरेशन एट्सेट्रा, और एक है तुम्हारा मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, जिसे दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस मिनिस्टर्स हेड करते हैं। राइट, तो ये तुम देख सकते हो कि इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे भी एक जो है पार्टनरशिप है, तो जो हम देख रहे हैं, तो बहुत डीप लेवल पे पार्टनरशिप है। अब देखो, इन दिसंबर 2021 अ न्यू डायमेंशन टू बायलैटरल कोऑपरेशन वाज एडेड विद द फर्स्ट 2+2 डायलॉग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ कोट दिस इन योर आंसर्स, प्लीज़ मेंशन दिस इन योर आंसर्स। 2+2 डायलॉग क्या है? पहले तो ये जान लेते हैं कि 2+2 डायलॉग है क्या। इट इज़ बेसिकली जब फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स दोनों कंट्रीज़ के एक्चुअली ये दोनों मीट कर रहे होते हैं अलॉन्ग साइड द समिट लेवल टॉक्स बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो फॉरेन मिनिस्टर्स जब आपस में मीट कर रहे हों अलॉन्ग साइड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, उसी को हम लोग 2+2 डायलॉग कहते हैं। इसी को बेसिकली एक न्यू डायमेंशन हमने देखा जो 2021 में हमारा ऐड हो गया था इंडिया रशिया रिलेशनशिप में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा करंट एंगेजमेंट्स में आ जाते हैं। राइट, तो करंट एंगेजमेंट्स में बेसिकली यही आपकी मेन बॉडी बन जाएगी। ठीक है, कि हम ट्रेड एंड इकोनॉमी में बात करेंगे, ट्रेड एंड इकोनॉमी में क्या हो रहा है इंडिया में और रशिया में, डिफेंस में क्या कोऑपरेशन है, ट्रांसपोर्ट में, कनेक्टिविटी में, साइंस एंड टेक, स्पेस, एनर्जी, वर्ल्ड डिप्लोमेसी, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में क्या क्या हम देख रहे हैं, ये आपकी मेन बॉडी बनेगी। ठीक है, तो अभी तक हमने कवर कर लिया आपका ये सारा करंट एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन। करंट में हम लोग आते हैं, सबसे पहले इंगेजमेंट्स किस किस लेवल पे हो रहे हैं। तो ट्रेड एंड इकोनॉमी में क्या हो रहा है? इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है बायलैटरल, वो रिकॉर्ड हाई $68 बिलियन पहुंच गया है 2024 से 25 में, अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स हायर दैन द प्री पैंडमिक ट्रेड ऑफ $10 बिलियन। सोचो कितना ज़्यादा इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड बढ़ गया है। 10 बिलियन से तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली 70 बिलियन चला गया है 2024 से 25 में, 6 गुना ज़्यादा लगभग। ठीक है, तो मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट इंडिया से क्या क्या जाते हैं? फार्मास्यूटिकल जाता है, आयरन एंड स्टील जाता है, और इंडिया से रशिया से क्या क्या आता है? ऑयल आता है, हमने पढ़ा। ठीक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं, फर्टिलाइजर्स, प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऑयल का बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। तो अ न्यू बायलैटरल trade target of $100 billion by 2030 was set। ठीक है, ये टारगेट को सेट किया गया था जो कि सिग्निफिकेंटली हायर था दैन द प्रीवियस टारगेट ऑफ $30 बिलियन। तो बेसिकली ये कह क्या रहा है कि 2024 के समिट में एक टारगेट रखा गया था 100 बिलियन बायलैटरल ट्रेड होना चाहिए 2030 तक। ठीक है, ये 2024 के समिट में हुआ था, एंड ये जो टारगेट था नया वाला, ये बहुत ही ज़्यादा हाई था जो पहले टारगेट सेट किया गया था $30 बिलियन बाय 2025। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इंडिया और रशिया को खुद भी नहीं पता था कि उनका जो एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। इससे बस मोटी मोटी यही बात हमें समझ में आ रही है। ठीक है, ओके, तो अब देखो डिफेंस में क्या पार्टनरशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। हमने अभी देखा है कि जो तुम्हारा S-400 वाला है डिफेंस सिस्टम, वो हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम डिप्लॉय किया था। तो बहुत इंडिया डिपेंड करता है रशिया पे डिफेंस के ऊपर। ठीक है, अभी थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, जैसे राफेल वगैरह की डील फ्रांस के साथ हो रही है, बट फाउंडेशन नहीं बदलेगी उतना ज़्यादा। ठीक है, तो इंडिया एंड रशिया एक्चुअली पार्टिसिपेट इन bilateral and multilateral military exercises across the 3 services। ठीक है, तीनों सर्विसेज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ये बायलैटरल और मल्टीलैटरल एक्सरसाइज करते हैं। ओके,
The bilateral naval exercise Indra 2025 between Indian and Russian navies was held from March to April 2025. Very important. अब ये बहुत ज़्यादा पूछता है प्रीलिम्स में कि इंद्र एक्सरसाइज किसकी है वगैरह वगैरह, ठीक है. कंट्री बता देगा तो मैं एक्सरसाइज का नाम बता देगा, तो इसे याद रखना. अब a contingent of soldiers from 7/8 Gorkha Rifles of the Indian Army arrived in Russia to participate in the multilateral tactical and command exercise. अब गोरखा राइफल्स के कुछ सोल्जर्स गए हैं, कॉन्टिजेंट गई है. एक वॉस्टॉक एक एक्सरसाइज है, ठीक. ये भी एक एक्सरसाइज है, ये 2022 में हुई थी, ठीक. तो बायलैटरल प्रोजेक्ट्स, हमने दोनों एक्सरसाइज के बारे में बात कर ली. मेंशन कर देना अपने आंसर में. बायलैटरल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें एक्चुअली आ रही हैं, ठीक है. सप्लाई ऑफ S-400 अगेन, अब तो ये तुम्हें बेसिकली एकदम याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे. S-400, T-90 टैंक्स, Su-30, MKI, ठीक. MiG-29 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये चर्चा में है. कामोव हेलीकॉप्टर्स, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है. INS विक्रमादित्य एक कन्वर्टेड रशियन मिसाइल क्रूज़र है, ठीक है, जिसे फॉर्मली एडमिरल गोर्शकॉफ बुलाया जाता था, ठीक है. तो INS विक्रमादित्य, AK-203 राइफल्स, T-90S भीष्म, ये सब जो है तुम्हारा ये बायलैटरल प्रोजेक्ट्स वगैरह है, जो वो सब प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया और रशिया के बीच में होते हैं, ठीक है. तो ये सब कोट करना अपने आंसर में, इनमें से 3-4 चीज़ें लेके, राइट. अब द जॉइंट मिलिट्री प्रोग्राम्स बिटवीन इंडिया एंड रशिया एक्चुअली इंक्लूड द ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम. वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रह्मोस का तो बहुत नाम सुना होगा. द 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम एंड सुखोई Su-30 MKI प्रोग्राम, अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है. तो ये जॉइंट मिलिट्री प्रोग्राम्स भी हैं इंडिया और रशिया के बीच में. Relation has evolved from a purely buyer-seller relationship to joint research, development and production. Very important. Production of the BrahMos cruise missile is an example. तो ये basically एक joint production and development का example है. India will also start manufacturing spare parts and components for the Russian military equipment. ठीक है, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है, 2019 में आया था. ये मेक इन इंडिया से तुम इसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं. ओके, सो बहुत एक्सक्लूसिवली तो मेक इन इंडिया में नहीं आएगा, बिकॉज मेक इन इंडिया इज़ लाइक कि तुम लाइक इंडिया में प्रोडक्शन एंड ऑल को हाइटन करना, बट मे बी यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट इट. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी. तो चेन्नई व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको तो एकदम बाजुबानी याद कर लो, ठीक. एंड द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है. तो चेन्नई वाला जो कॉरिडोर है वो तो एक सी लिंक है बिटवीन पोर्ट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड पोर्ट्स इन द फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया, जो बेसिकली रशिया तक का टाइम 40% तक घटा देगा, ठीक है, जाने तक का. तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. साइंस एंड टेक में हम लोग आते हैं. द न्यू रोड मैप फॉर बायलैटरल साइंस एंड बेसिकली STI कोऑपरेशन हैज़ बीन डेवलप्ड. एक्सक्यूज़ मी बिकॉज थोड़ा सा मेरा गला वो है. एंड बेसिकली STI कोऑपरेशन एक न्यू रोड मैप है. पहले तुम्हारा इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम एक ऑलरेडी चल रहा था साइंस एंड टेक में, ठीक है, ITLP. तो इसे इन्हांस करके एक नया रोड मैप लाया गया है, जिसे बायलैटरल STI कोऑपरेशन जो 2021 में थोड़ा सा रीवैम्प किया गया था, ठीक है, रीवैम्प रिवाइज, ठीक है, रीबर्थ हुआ था एक तरह का साइंस एंड टेक कोऑपरेशन का. इंडियाज़ मैन्ड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, गगनयान 4 एस्ट्रोनॉट, ठीक है, यूरी गैगरिन वाले में इनको ट्रेन किया गया था रशिया में. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, गगनयान से रिलेटेड है, ठीक है. 4 एस्ट्रोनॉट जो थे गगनयान के जो भेजे गए थे उनको रशिया में ही ट्रेन किया गया था. ओके, तो स्पेस में हम फिर देख लेते हैं इंडिया की जो फर्स्ट सैटेलाइट्स थी, ये तो सबको पता होगा, आर्यभट्ट एंड भास्कर-1. ये रशिया का बहुत बड़ा हाथ था इनको लॉन्च करने में. तो ये हमारी जो रशिया और इंडिया का रिलेशन है बहुत स्टार्ट से है. तो अब तुम जब न्यूज़ पढ़ोगे कि इंडिया और रशिया का रिलेशन अभी इतना इन्हांस क्यों है, इसी वजह से है बिकॉज वो एक बहुत ही बेस लेवल पे फाउंडेशनल है. इंडिया और रशिया का कह सकते हैं कि इमोशनल लेवल पे बहुत फाउंडेशनल लेवल पे रिलेशनशिप है. 1988 में फिर से इंडिया की जो IRS-1A रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थी, इसको भी रशिया ने लॉन्च करवाया था, ठीक. अब एनर्जी वाले में आ जाते हैं. एक तो हमने एनर्जी ऑयल के बारे में बात कर ही ली है, ठीक है, ऑयल, ठीक.
द कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुडनकुलम पावर प्लांट है जो न्यूक्लियर, वो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है इंडिया और रशिया के बीच में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सखालिन 1 ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक्चुअली ये है, ये एक एसेट है जिसमें इंडिया ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, एनर्जी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, ठीक, जो इंडिया ने बेसिकली ख़रीदा था 330 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 2001 में, ठीक, ये इन्वेस्ट किया था इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, रशिया वाले, और आज के टाइम पे 4.5 बिलियन रेवेन्यू ये जनरेट कर चुका है इंडिया के लिए, ठीक। तो ये इन्वेस्टमेंट में भी तुम लग सकते हो, इकोनॉमी में भी लिख सकते हो, ठीक है, इकोनॉमी का भी थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा इसमें। इंडियाज़ ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश विद अनदर कंट्री इज़ द कुडनकुलम पावर प्लांट। तो ये ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ है इस तरीके से। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात भी है बिकॉज इस तरह से भी तुमसे पूछ सकता है कि ये कहाँ पे है, ठीक। तो अब वर्ल्ड डिप्लोमेसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। इंडिया और रशिया क्लोजली कोऑपरेट करते हैं, बहुत सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, G20, ब्रिक्स, NSCO। ब्रिक्स अभी रिसेंटली रशिया चेयर भी किया है 2024 वाला, ठीक है। और ये तो मेरा फेवरेट पॉइंट है। बेसिकली रशियन डिप्लोमेट सर्जी लैवरोव एक्चुअली सपोर्टेड इंडियाज़ कॉज फॉर अ परमानेंट सीट एट द UNSC। UNSC में इंडिया अभी परमानेंट सीट नहीं मिली है UNSC में, और अफ्रीका को भी नहीं मिली है, ब्राज़ील को भी नहीं मिली है। तो रशियन डिप्लोमेट ने बेसिकली सपोर्ट किया है कि भाई तुम दो इंडिया को, यू शुड गिव अ परमानेंट सीट। और क्यों नहीं भाई, इट हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ सीट देयर, बट थोड़ा सा इश्यूज़ चल रहे हैं यहाँ पे। तो इंटर गवर्नमेंटल अप्रोच क्या है? अब एक तो हमने पहले देख लिया था इंटर गवर्नमेंटल अप्रोच, ठीक है। अब 5th इंडिया रशिया इंटर पार्लियामेंट्री कमीशन, दोनों जो कंट्रीज़ के जो वो हैं पार्लियामेंट्स हैं, उनके जो कमीशन बेसिकली एक बिठाई जाती है जो बेसिकली हेल्ड हुई थी 2018 में। कहीं कहीं 2021 में भी दिया है, बट मोस्टली 2018 दिया, तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आई थिंक स्टेट ड्यूमा इसका नाम है, जो रशिया का वो है, स्टेट जो हाउस है रशिया का, मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लेना। आई थिंक यही नाम है, स्टेट ड्यूमा, ठीक है, ओके। अब एजुकेशन एंड कल्चर में हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं, ठीक है। अब एजुकेशन एंड कल्चर में अटल इनोवेशन मिशन जो आपने देखा है, जो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन पे फोकस करता है, ये दोनों सीरियस रशिया के साथ मिल के एक इनोवेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। जो बेसिकली इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 है, एक 14-day वर्चुअल प्रोग्राम फॉर इंडियन एंड रशियन स्कूल चिल्ड्रन, राइट। अब तुम पूछोगे कि सीरियस क्या है? बेसिकली एक तरह का एजुकेशनल सेंटर है रशिया में, जो फेडरल टेरिटरी भी है, और इन दोनों के कोलैबोरेशन के थ्रू एम एंड बेसिकली अटल इनोवेशन मिशन, ये है एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0, अ 14-day वर्चुअल प्रोग्राम फॉर इंडियन एंड रशियन स्कूल चिल्ड्रन। ये PIB के साइड से लिया गया है, ओके। मेन एरियाज ऑफ कोऑर्डिनेशन यहाँ पे क्या रहेंगे? स्मार्ट मोबिलिटी, एग्री टेक, क्लीन एनर्जी, हेल्थ केयर एट्सेट्रा। तो ये बेसिकली पीपल टू पीपल टाइज में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक, पीपल टू पीपल। अब देखो, राइटर्स लाइक लियो टॉल्स्टॉय, अलेक्जेंडर पुश्किन हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन लिटरेचर एंड थॉट। जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर JNCC मॉस्को में फंक्शन करता है। 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वॉज सेलिब्रेटेड इन मोर देन 60 रीजन्स ऑफ रशिया। ये सॉफ्ट पावर में आ जाता है इंडिया के, ठीक है। तो अब हेल्थ के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कोऑपरेशन ड्यूरिंग कोविड-19, स्पुतनिक 5 बहुत इंपॉर्टेंट, बिकेम द फर्स्ट फॉरेन मेड वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज़ इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट की बात है, तो तुम्हें याद होना चाहिए। तो फिर ठीक, अब हमने मेन सारी चीज़ें हमने बात कर ली है यहाँ पे। अब हम आते हैं इश्यूज़ पे, ठीक, बहुत इम्पॉर्टेंट है। रशिया और इंडिया के बीच में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं अभी? ऑल राइट,
तो अब हम चलते हैं इंडिया और रशिया के बीच के इश्यूज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रेड इम्बैलेंस इन 2024 टू 2025 इस ईयर में इंडिया के एक्सपोर्ट्स थे अराउंड 5 बिलियन और इम्पोर्ट्स थे 63 बिलियन। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेसिकली ट्रेड डेफिसिट है और दोनों कंट्रीज़ को अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर लेवल पे आना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज दिस विल बिकम बोन ऑफ कंटेंशन इन द फ्यूचर। द 2024 summit, the second point, ended without the signing of the long-awaited reciprocal exchange of logistics agreement, RELOS जिसे कहते हैं, RELOS agreement, which would have provided India logistical support. Basically military operations जो इंडिया और रशिया के बीच में होते हैं उसके लिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिल जाता है इंडिया को इस एग्रीमेंट के थ्रू, जो कि नहीं हुआ, राइट। तो ये एक इशू है। इंडियन नेवी को रशियन मिलिट्री फैसिलिटीज़ जो आर्कटिक में है उस पर एक्सेस मिल जाता, तो ये चीज़ नहीं हुई, इस वजह से ये थोड़ा सा इशू बन गया है, राइट। इंडियाज़ एम टू डाइवर्सिफाई इट्स डिफेंस इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि इंडिया इज़ ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इट्स डिफेंस इम्पोर्ट्स, राइट। जैसे फ्रांस ने राफेल का डील किया था, अभी यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 63,000 करोड़ का डील हुआ है फ्रांस के साथ फॉर 26 राफेल एम नेवल जेट्स, ठीक है। तो इसकी डिलीवरीज 2029 में बिगेन होंगी, ओके। इंडिया फेजेस आउट इट्स ओल्ड MiG-21 फाइटर जेट फ्लीट जो बेसिकली रशिया के हैं। द इंडियन एयरफोर्स इज एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस टू क्विकली एक्वायर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स एंड बेसिकली इसे फेज आउट कर रहा है, मतलब इसका धीरे धीरे इसको हटा रहा है, ठीक है। पूरी तरह कम्प्लीटली अभी रिमूव नहीं किया है, बट धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी को इंडिया इज़ ट्राइंग टू अपग्रेड एंड चूज़ बेटर ऑप्शंस। तो व्हाट विल हैपन इवेंचुअली, मतलब ऐसा हो सकता है बिकॉज रशिया हैज़ बिन द मेन एंड द प्राइमरी एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड डिफेंस रिलेटेड थिंग्स टू इंडिया इतने सालों से। तो व्हेन सडनली दिस सडन चेंज विल कम देन इट कुड बी अ बोन ऑफ कंटेंशन, राइट। बट इंडिया ऑल्सो हैज़ टू एक्चुअली डाइवर्सिफाई, इंडिया को भी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को डाइवर्सिफाई करना है, बेटर रखना है, तो उसे जहाँ पे अच्छी चीज़ मिलेगी वो वहीं से खरीदेगा, ओके। तो अर्लियर इट वॉज रिपोर्टेड दैट इंडिया मे गो फॉर द परचेज ऑफ रशियन Su-57 फाइटर जेट्स, ठीक है। बट द रिसेंट अपडेट हैज़ बिन, ये अभी रिसेंट की न्यूज़ है कि इंडिया में परचेज अमेरिकन F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट। क्यों? बिकॉज ये जो F-35 वाला है इसने अपने आप को बार बार वॉर कैपेबिलिटी में अपनी प्रूव किया है, और Su-57 उतना ज़्यादा अभी यूज़ नहीं हुआ है, बेसिकली टेक्निकलिटी अच्छी है बट इट हैज़ नॉट बीन डिप्लॉयड मच, ठीक है। तो F-35 में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी है, वर्ल्ड क्लास नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी है, ठीक है। इसने अपने आप को प्रूव किया है, वॉरफेयर कैपेबिलिटी अच्छी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अच्छी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो हमने डिफेंस के बारे में बात कर ली कि जैसे कि इंडिया को बेसिकली रशिया को थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील हो सकता है, तो ये थोड़ा सा इश्यूज आ सकता है एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, ठीक है। लेट मी राइट। अब इन द 2020 to 2024 पीरियड रशिया अकाउंटेड फॉर 36% ऑफ इंडियाज़ आर्म्स इम्पोर्ट्स, ठीक है। बट ये जो नंबर है अभी आप देख रहे हो ये बहुत ही कम हो गया है। अभी हम लोग इसी से कनेक्ट करके हम लोग देख रहे थे ना, 55% 2015 से 19 में था, 72% था तुम्हारा 2010 से 14 के बीच में। बट देखो ये कितना ड्रास्टिकली कम हो गया है, ठीक। इंडिया इंक्रीजिंगली रिलाइज ऑन वेस्टर्न कंट्रीज फॉर मिलिट्री हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड इंडिजिनस सप्लायर्स, ठीक है। तो ये सब रीजंस हैं, ऊपर से ये डाइवर्सिफिकेशन का रीज़न है कि धीरे धीरे रशिया से इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं आर्म्स के, ठीक है। अब ट्रेड सैंक्शंस भी इशू है, जो बेसिकली ऊपर जो हमने देखा था कि धमकी मिल रही है इंडिया को फ्रॉम USA एंड एवरीवन कि क्यों आप नेटो से भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है। तो ये हमारी वर्ल्ड इमेज जो हमारी है उस पर थोड़ा सा इट कैन एक्चुअली हैम्पर आवर रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़, ठीक। US versus Russia rivalry, this we have already talked about. An Indian company shipped 1 million worth of explosive compound with military uses to Russia in December, according to Indian Customs data. Reuters की ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो इस तरह की जब चीज़ें होंगी, 1 million वर्थ आप एक्सप्लोसिव भेजोगे, बेसिकली ये रिपोर्ट है Reuters की। तो आप ये तो मतलब इट इज़ समथिंग विच जो डिफेंस एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट तो हो ही रहा है,
बट किस तरह से ये लिया जा रहा है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया एक्चुअली बीइंग एंगेज्ड इन अ वॉर करेंटली, तो इस वजह से थोड़ा सा ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे पूरा इमेज रख सकता है। डिलेज इन S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम्स डिलीवरी, तो अभी जो हमने बात की थी S-400 वाली, तो वो एक्चुअली में उसका डिले हो रहा है, राइट। तो इस वजह से भी थोड़ा सा रशिया पे से ओवर डिपेंडेंस जो रशिया पे है वो हमें थोड़ा सा घातक हो सकती है, ठीक है। 4th बैटरी शेड्यूल फॉर 2026, तो इस वजह से भी आई थिंक 2 ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो अभी नहीं मिले हैं इंडिया को, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा ट्रेड के बारे में बात कर ली, हमने ग्लोबल लेवल पे क्या मतलब रिलेशंस हमारे यूएस से हार्म हो सकते हैं, रशिया से ज़्यादा पास जाएंगे तो हमें यूएसए से थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। तो दीज आर द फ्यू इश्यूज दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। नाउ वी विल कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ वे फॉरवर्ड। आई पर्सनली थिंक इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज ये सम अप कर देता है सब कुछ, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में आता है सबसे पहले तो रिड्यूसिंग ट्रेड डेफिसिट। वेरी सिंपल, हमने बात की है इस बारे में कि ट्रेड डेफिसिट को घटाना बहुत ज़रूरी है नहीं तो ये बहुत बड़ा एक मेजर वो बन सकता है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड, शिफ्ट फोकस फ्रॉम एनर्जी सेंट्रिक ट्रेड। अभी हमारा ट्रेड ऑयल से रिलेटेड है, अभी हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा डिफेंस से रिलेटेड है, तो हमें अपना ट्रेड थोड़ा बढ़ाना होगा। फार्मा, आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब पे हमें अपने ट्रेड को डाइवर्स करना होगा। जैसे इंडिया डिफेंस में कर रही है, इट इज़ ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इट्स इंपोर्ट्स इन डिफेंस सेक्टर, इट शुड ऑल्सो डू दिस इन द ट्रेड सेक्टर, ठीक है। एंड दीज कैन ऑल्सो एड्रेस द ट्रेड इम्बैलेंसेस, ओके। तो बैलेंसिंग चाइना, RIC फ्रेमवर्क, हमने बात कर ली इस चीज़ के बारे में। RIC फ्रेमवर्क क्या है एक्चुअली, हमें चाइना को बैलेंस करके चलना पड़ेगा ताकि इट डज़ नॉट पोज टू मच ऑफ अ कंसर्न फॉर इंडिया एंड रशिया बोथ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स, अब देखो, नीड टू इंक्रीज डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स टू कंप्लीट पेंडिंग प्रोजेक्ट्स इन द INSTC, इन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है उसमें आपको डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और ज़्यादा दोनों कंट्रीज़ को लगाने चाहिए। बोथ कंट्रीज शुड एक्सपीडाइट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट डिस्कशंस विद द यूरेशियन यूनियन टू बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो एक डिप्लोमेटिक लेवल पे दोनों कंट्रीज़ को दे शुड कम फॉरवर्ड एंड एक्चुअली शुड टॉक अबाउट trade and economy and connectivity, okay, all of these things should be talked about by both the countries. तो diplomatic and financial level पे दोनों लेवल पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। डायलॉग्स होने चाहिए, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डायलॉग ऑन अ वर्ल्ड वाइड लेवल। अब आएगा लॉन्ग टर्म रूपी रबल पेमेंट मैकेनिज्म्स, ठीक है। पेमेंट एंड कनेक्टिविटी, जो डिजिटल कनेक्टिविटी है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इन्हांस करना चाहिए। कोलैबोरेट इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सच एज ग्रीन हाइड्रोजन। अब रबल जो बेसिकली है, मैं बता दूँ, एक रशिया की मॉनेटरी यूनिट है, ठीक है। कोलैबोरेशन इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सच एज ग्रीन हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में जब आप कोलैबोरेट करोगे, आपकी टेक्निक आप अपने टेक्नोलॉजी को इन्हांस करोगे, एक दूसरे को बेसिकली आदान प्रदान जो होता है टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ का, उस वजह से दोनों कंट्रीज़ और ज़्यादा डेवलप करेंगी और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आएगा। ट्रेड तुम्हारा डिफेंस और एनर्जी से बियॉन्ड जाएगा और ज़्यादा टाइज अच्छी होंगी, ठीक है। और दोनों कंट्रीज़ का रिसोर्सेज जो है वो यूज़ होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया में बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट नेचुरल गैस है, तो जो पायरोलिसिस होती है, जो ग्रीन हाइड्रोजन में एक्चुअली काम आती है, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, वो बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है, रशिया के थ्रू, ओके। ये इसका नेचुरल रिसोर्स है। रशिया में एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, तो दोनों लोग कोलैबोरेट करके क्लीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कर सकते हो, जो आगे जाके इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है, ग्लोबल टॉक्स का। एंड क्लाइमेट चेंज एंड एवरी पेरिस एग्रीमेंट वगैरह वगैरह, या जितने भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक कोलैबोरेशन होगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये मिशन 2023 वाला, इंडिया का गोल है 5 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर प्रोडक्शन करना बाय 2030। तो इसमें भी इंडिया के इस मिशन को भी सक्सेसफुल बनाने में रशिया का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, ठीक है।
तो रशिया अपने रिसोर्सेज का वो करेगी और हम भी वी विल हेल्प रशिया इन आर ओन वे, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर जो भी हमारा कोलैबोरेशन हो सकता है उसके थ्रू, राइट है। तो अब हम लोग देख चुके हैं सब चीज़ें, राइट। तो मैं एक बार ओवरव्यू दिखा देती हूँ आप लोगों को कि कैसे हमें करना है। हमने इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में बात कर ली, हमने थोड़ा सा करंट के बारे में बात कर ली, इसमें से आप अपना इंट्रो निकाल लो, ठीक है, अच्छे से। देन इंट्रो निकाल के, बेसिकली इंट्रो निकाल लो का मतलब एक फाउंडेशन रख दो कि अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, ठीक है। हिस्टोरिकल फाउंडेशन रखो, उसके बाद आंसर में क्या क्या है तुम्हारा। इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है, 2+2 डायलॉग तो ज़रूर लिखना, ठीक। उसके बाद सोशलिज्म फाउंडेशन बना था, ये लिखना। करंट इंगेजमेंट्स क्या हैं, ठीक। अभी ट्रेड में क्या हो रहा है, डिफेंस में क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी, स्पेस, एनर्जी, डिप्लोमेसी, एजुकेशन, कल्चर, हेल्थ, इन सबको थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स बना के आप इनमें से एक एक पॉइंट भी लिखोगे ना, बहुत अच्छे से आपका पूरा का पूरा आंसर बन जाएगा, राइट। देन यू टॉक अबाउट द इशूज़ के बारे में लिखो। अगर इशूज़ के बारे में अलग से आंसर आ गया, यू कैन राइट। अब आप वे फॉरवर्ड के बारे में या कंक्लूजन अपना डाल दो एक, कि इवन दो दी relations are up to the mark right now, we can still improve in these areas, and ऐसे ऐसे मैं बता रहा हूँ या बता रही हूँ कि improve कर सकते हो, ओके। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा लंबी हुई नहीं ये वीडियो आई गेस, बट थैंक गॉड, सो आई कुड रैप इट अप इन वन। सो थैंक यू एंड आई विल सी यू in the next one.